नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें तमाम आज दिन भर की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। और वंदे भारत की शुरुआत करेंगे इस वक्त के सबसे बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो हिमाचल से जुड़ी हुई है, जहां पर सीएम पद को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो जारी थी, उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पास हो चुका है। एक लाइन का प्रस्ताव यह है कि कांग्रेस साला कमान करेगा, सीएम को लेकर फैसला। सभी के सभी 40 विधायक इस दौरान मौजूद रहे और बड़ी खबर यही है कि एक लाइन का प्रस्ताव पास हो चुका है, जिसकी कोशिश की जा रही थी। जो विधायक दल की बैठक होनी थी, लगातार वो डिले हो रही थी और आखिरकार कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित हो चुका है। सीधा इस वक्त रुख करेंगे शिमला का और महिमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है। महिमा, क्या इस एक लाइन के प्रस्ताव के पास होने के साथ ये कहा जा सकता है कि संकट खत्म, या दावेदारों की संख्या के बाद संकट की स्थिति अब भी बरकरार? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि संकट खत्म। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तूफान से पहले की शांति तो नहीं, लेकिन इसी बीच देखिए सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हो चुका है और ये तस्वीरें अब हम दिखाएंगे यहाँ पर। और महिला कार्यकर्ता पहुंच चुके और महिला कार्यकर्ताओं के साथ साथ और कार्यकर्ता पहुंच गए और फिर से शो शुरू हो चुका है। हॉली लॉस 7वीं बार। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे लग रहा है बैठक अब से कुछ ही देर में खत्म होने वाली है और यहाँ बाहर सबके सभी ऑब्जर्वर्स और सभी के सभी विधायक आ जाएंगे और उसको खत्म होने से पहले देखिए ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर और भी पहुंच चुके हैं। और फिर से सुनिए ना आप, ये कहा जा रहा है हॉली लॉस 7वीं बार। तो ये देखिए हॉली लॉस 7वीं बार फिर से बार बार यही प्रतिभा सिंह के समर्थक बात कहते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय से। अब से कुछ ही देर में बैठक खत्म होने वाली है। बड़ी खबर, भारत 24 अपने तमाम दर्शकों को बता रहा है कि सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हो चुका है और अब गेंद आला कमान के पाले में है। क्या फैसला होता है देखने वाली बात, लेकिन ये तस्वीरें देखिए कार्यकर्ताओं में जोश। बिल्कुल महिमा, लगातार तस्वीरें देखिए आप दिखा रही हैं और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें कितना जोश है और नारेबाजी भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मेरा पहला सवाल था, मैं उसी पर दोबारा से वापस आती हूं, क्योंकि 3 बड़े दावेदार विरोध में प्रतिभा सिंह के स्वर की आवाजें उठने लगी हैं, तो समर्थन में भी। अगर आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, मैं इन 3 दावेदारों में आपको कहूं कि 1, 2 और 3 का नंबर आप बताएं, क्या बताएंगे आप? अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है, देखिए अभी जिस तरह से नारेबाजी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हो रही है, उसमें तो नंबर 1 पे मुझे प्रतिभा सिंह ही नजर आ रही है। लेकिन देखिए प्रतिभा सिंह का इसलिए नाम नहीं आ सकता क्योंकि मंडी से वो सांसद भी है और मंडी से उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला है और विधानसभा चुनाव में सीएम जयराम ठाकुर ने 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 9 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की थी और वहां पर बैठे बिठाए जब मंडी से लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मिलेगी। इस हिसाब से फिर मुकेश अग्निहोत्री का नाम आगे आ जाता है। लेकिन महिमा, वीरभद्र सिंह, उनकी विरासत और पूरा लड़ा गया चुनाव उनके नाम पर दरकिनार करना क्या आसान? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए बार बार जब प्रतिभा सिंह की तरफ से बात कही गई कि गेंद आला कमान के पाले में, आला कमान डिसाइड करेगा, लेकिन इसी के साथ साथ प्रतिभा सिंह ने खुद ये बात कही थी कि वीरभद्र सिंह ने जो किया है, प्रदेश में विकास किया है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी बीच देखिए ना, आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रही हूं मैं कि ये जो जोश है, कार्यकर्ताओं का जो जोश है, इस हिसाब से पूर्णिमा ये लगता है कि प्रतिभा सिंह नंबर 1 पर
क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं सारे के सारे बस यही कह रहे हैं कि 1 2 3 4 हॉल इलाज 7वीं बारी का मतलब ये, क्योंकि 6 बार वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे और 7वीं बार पे मुख्यमंत्री हॉली लॉज का होना चाहिए, फिर चाहे प्रतिभा सिंह हो या फिर माफ कीजिएगा विक्रमादित्य सिंह उनके बेटे हो, शिमला ग्रामीण से विधायक जीत दर्ज की। लेकिन आप देखिए ना किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर डांस कर रहे हैं, नाच नृत्य कर रहे हैं और बार बार हॉली लॉज की बात यहाँ पर पूर्णिमा कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद महिमा आप क्योंकि थोड़ी देर में जो तस्वीरें हम तुम्हारे साथ हैं, थोड़ी देर में महिमा जो तस्वीरें देखिए देखने को मिलेंगी, जो 40 विधायक इस वक्त मौजूद हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। आज जाहिर बात है कि उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन क्या लगता है कि आज इस एक लाइन के प्रस्ताव पास होने के बाद रात भर में भी कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं? मैं पूर्णिमा कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर अंदर सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हो गया, गेंद आला कमान के पाले में सिंगल लाइन प्रस्ताव पास हुआ। किसका हुआ? कि गेंद आला कमान के पाले में, आला कमान डिसाइड करेगा कौन मुख्यमंत्री। नहीं, चलो जा, मुझसे मत है इसमें, जो हाईकमान करेगा वो हमारे शीर्ष है, इसलिए हमारा कोई वो ऐतराज नहीं उसमें। आप लोग तो नारे लगा रहे कि प्रतिभा सिंह होनी चाहिए। नहीं, सीनियरिटी बेस में जो उनका नेतृत्व तो राष्ट्र पर चल, उस नाते हम ये बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे बताइए? हम जो आज के जो सीएम बनना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता में ये चुनाव जीता गया है, तो रानी प्रतिभा सिंह जी यहाँ से जो सीएम होनी चाहिए, और ये इसलिए भी होना चाहिए कि प्रदेश को पहली बार एक महिला मुख्यमंत्री मिलेगी। अंदर ये बात निकलकर सामने आ रही कि सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हो गया है गेंद आला कमान के पाले में, यानी कि आला कमान डिसाइड करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ, ये बात भी है कि शीर्ष नेता जिसको वो कहेगा हम उसके लिए राजी हैं, पर रानी साहिबा के लिए जो ये सभी की भावनाएं हैं, इस परिवार हॉली लॉज परिवार से पूरे प्रदेश की भावनाएं जुड़ी हैं, तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो भी इस बात को समझता है, वो भी सभी की भावनाओं को समझ के जो फैसला देगा वो सोच समझ के। रानी साहिबा नहीं तो और कौन? रानी साहिबा ही हमारी एक पहली पसंद है। अगर वो नहीं तो फिर टिका साहब जो युवाओं की एक पहली पसंद है हिमाचल में, टिका साहब। बाकी जो वरिष्ठ नेता मुकेश अग्निहोत्री हो गए, सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो देखिए जी शीर्ष नेता का है। अभी जो एक विधायक दल की जो एक मीटिंग हो रही है, वो उनके ऊपर बैठता है कि वो किसको एक चुन के आके भेजते हैं, और जो हमारी पसंद है और जो एक पूरे प्रदेश की पसंद है वो हॉली लॉज है। ये चुनाव राजा साहब के नाम पे लड़ा गया था, राजा साहब के नाम पे ये चुनाव जीता गया है, तो राजा साहब को ये श्रद्धांजलि देना शीर्ष नेतृत्व का फर्ज बनता है कि जो राजा ये हॉली लॉज परिवार को जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि इस ठीक है महिमा एकत्रित रखा जा सके, महिमा सही नेतृत्व। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं को सुनकर ये तो लगता है कि जो पहला पड़ाव था, यानी कि एक लाइन का प्रस्ताव जो पास पर्यवेक्षकों को कराना था, वो पहला पड़ाव तो पार किया जा चुका है। जी, कार्यकर्ता हमारे साथ कुछ कहना चाहते हैं। जी प्लीज। किस बारे में? जी, हम यहाँ पे सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे, प्रतिभा सिंह नहीं तो और कौन? देखिए, हम सीधी स्पष्ट बात है, जिसके विपत्ति में जिसने कांग्रेस पार्टी को स्टैंड किया है, उस आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पसंद देखिए महिमा साफ पता चलती है, लेकिन ये तय है कि उस पहले पड़ाव के बाद अब आगे क्या होता है, क्योंकि अभी किताब के पन्ने पलटना बाकी है, और जाहिर बात है उस पर भी हमारी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया महिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही ये तस्वीरें भी दिखाने के लिए। और ये है हिमाचल कांग्रेस को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट विधायक दल की बैठक में, जिसमें 40 विधायक मौजूद थे। सिंगल लाइन का प्रस्ताव पास हो चुका है, यानी कि हिमाचल का सीएम कौन होगा इसका फैसला आला कमान करेगा। सीएम पद के लिए जो प्रमुख दावेदार हैं, सबसे पहले आइए उनके बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि कुर्सी तो एक है लेकिन दावेदार अनेक हैं। जैसे प्रतिभा सिंह का नाम है, जो कि हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और उन्हीं की अगुवाई में पार्टी को बहुमत मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की वो पत्नी है, मंडी से चुनी गई है सांसद। दूसरा बड़ा नाम है सुखविंदर सिंह का, सुखविंदर सिंह भी इसी रेस में है। छात्र जीवन से कांग्रेस संगठन से जुड़े रहे, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले यही नेता हैं। पार्टी हाईकमान से इनकी बहुत नजदीकियां हैं। तीसरा नाम है मुकेश अग्निहोत्री का, वीरभद्र सिंह के काफी करीबी रहे हैं, वीरभद्र सिंह के मंत्रिमंडल में भी ये शामिल रहे और पिछली सरकार में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे। ये जो तीन चेहरे इस वक्त आपके सामने हैं, यही इन्हीं के सिर हिमाचल का सिरमौर सजने वाला है, ताज सजने वाला है। लेकिन इसका फैसला आला कमान करेगा, क्योंकि एक लाइन का प्रस्ताव पास हो चुका है विधायक दल की इस बैठक में।
हिमाचल के चुनाव में देखिए बीजेपी ने 6, कांग्रेस ने 3, आम आदमी पार्टी ने 6 महिलाओं को मैदान में उतारा, लेकिन जीत का ताज सिर्फ एक ही उम्मीदवार के सिर सजा है, वो है रीना कश्यप। 68 सदस्यों वाली विधानसभा में सिर्फ एक महिला विधायक रीना ही बनी है। हिमाचल की सत्ता के सिंहासन पर कांग्रेस राज करने जा रही है। 40 सीटों के साथ अब हिमाचल की गद्दी पर कांग्रेस बैठने जा रही है। हिमाचल की 68 सदस्यों वाली विधानसभा में एक बार फिर सिर्फ एक महिला विधायक होंगी। इस बार के चुनाव में महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। चुनावी रण में किस्मत आजमा रही 24 में से केवल एक ही महिला प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब हुई। चुनाव में महिलाओं की दावेदारी पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 6, आम आदमी पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने 3 महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन केवल भाजपा की ही रीना कश्यप चुनाव जीत पाई। खास बात यह है कि प्रदेश में हर दूसरी महिला वोटर है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक महिला विधायक ही विधानसभा पहुंची। रीना कश्यप ने एससी सीट से फतेह हासिल की है। उन्होंने 2021 में हुए उपचुनाव में इस सीट से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में रीना ने कांग्रेस की दयाल प्यारी को 3857 वोटों से हरा दिया था। इस चुनावी जीत के बाद रीना खुश हैं, और हों भी क्यों ना, रीना ने आखिर कमाल जो कर दिखाया है। तो बात अगर हिमाचल चुनाव की हो रही है तो हिमाचल में महिलाओं की भागीदारी किस कदर नजर आई है, क्योंकि अभी एकमात्र महिला का जिक्र हो रहा था जो जीत कर आई है। जैसे हिमाचल में कुल मतदाताओं में करीब 49% महिलाएं हैं, 49%। 1998 के चुनावों के बाद महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आया है, और इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत 76.8% रहा, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 72.4% रहा। यानी कि बाकी राज्यों की तुलना में हिमाचल में महिलाओं का वोट प्रतिशत बहुत बेहतर नजर आया है। और आइए अब हिमाचल के बाद बात गुजरात की करेंगे, क्योंकि गुजरात के चुनावी दंगल में बीजेपी ने विजय पताका को फहरा दिया है। 156 सीटों के साथ रिकॉर्ड बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास है, और इंतजार है 12 दिसंबर का, जब सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होना है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। गुजरात के चुनावी रण में बीजेपी ने रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल कर ली है। ये बीजेपी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है, जिसमें 182 सीटों में से रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत दर्ज की है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 99 सीटें गई थी। इस बार जीत प्रचंड है, जिसके साथ ही बीजेपी 7वीं बार सत्ता पर काबिज हुई है। कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। पार्टी को इस बार सिर्फ 17 सीटें मिली हैं। पिछली बार कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव खुशखबरी लेकर आया। गुजरात में 5 सीटें और करीब 13% वोट हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात के रण में 1995 के बाद बीजेपी को कभी हार का स्वाद नहीं चखना पड़ा। 27 साल के शासन में सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा। बीजेपी के नाम ये अद्भुत रिकॉर्ड है। भूपेंद्र पटेल ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल सीएम के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भव्य होने वाला है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंतजार 12 दिसंबर का है, जब गुजरात की गद्दी पर एक बार फिर बीजेपी का सीएम शपथ लेगा। और अब बात शिवपाल और अखिलेश यादव की करेंगे, जिनके बीच दूरियां मिट चुकी हैं। यानी कि सपा और प्रसपा का विलय हो चुका है। मैनपुरी की जीत ने इन रिश्तों को और मजबूत किया। चाचा भतीजे के बीच खत्म हुई दूरियों से पार्टी के कार्यकर्ता भी खुश हैं, लेकिन सवाल वही कि ये साथ कब तक रहेगा। एक जीत हुई और दूरियां मिट गई। सालों पुराना तकरार खत्म हो गया। चाचा भतीजे साथ आ गए। तो क्या शिवपाल अखिलेश के बीच सब ठीक हो गया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की मिली जीत ने चाचा भतीजे की दूरियां खत्म कर दी। मैनपुरी के उपचुनाव ने
जहां अखिलेश को मुलायम की विरासत संभालने में कामयाबी दिलाई, वहीं चाचा भतीजे के बीच बनी दूरी को इस उपचुनाव ने मिटा दिया। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। डिंपल को मिले अपार समर्थन के बाद समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का आपस में विलय हो गया। अखिलेश यादव ने शिवपाल को समाजवाद का झंडा देकर पार्टी में विलय कराया। तो एक रहेंगे और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी से निभाएंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके रहेंगे। विलय के बाद शिवपाल ने कहा कि मेरी गाड़ी में अब सपा का झंडा रहेगा। मुझे सही समय का इंतजार था। परिवार और जनता की मांग अब पूरी हो गई है। विलय के बाद कार्यकर्ता खुश हैं। मैनपुरी के रण में चाचा शिवपाल ने घर घर जाकर बहू डिंपल को जिताने की अपील की थी। इस जीत के सूत्रधार शिवपाल रहे। नतीजा भी ये रहा कि शिवपाल की जसवंत नगर सीट से डिंपल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अब एसपी कार्यकर्ताओं के पोस्टर में चाचा शिवपाल भी नजर आने लगे हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव के साथ अब शिवपाल की भी एंट्री हो गई। तो मान लिया जाए कि सपा के कार्यकर्ताओं ने चाचा को दिल से अपना लिया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल और अखिलेश के बीच की खाई कुछ कम होना शुरू हुई। मुलायम के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट से जब एसपी ने डिंपल को प्रत्याशी बनाया तो शिवपाल का भी समर्थन मांगा गया। शिवपाल ने भी अपने भतीजे को नाराज नहीं किया। परिणाम ये रहा कि ये दूरियां पट गई हैं। चाचा शिवपाल समाजवाद का चोला ओढ़ भतीजे के संग चल पड़े हैं। खबर है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। देखना होगा कि फिर साथ आने की राहें कब तक साथ साथ चलती हैं। जजेस की नियुक्ति के कॉलेजियन सिस्टम पर कोर्ट और सरकार के बीच कुछ समय से जारी तकरार खत्म होने की कगार पर है। कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट दोनों की तरफ से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि 1990 के बाद से इसी प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट और देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कानून मंत्री के बयानों और सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिक्त पदों को लेकर हो रही सुनवाई में कई ऐसे मोड़ आए जहां बातें तीखी हो गई। हालांकि अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद सुलझता दिख रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जज की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को फिर से लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जारी बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसे लेकर टिप्पणी ठीक नहीं है। ये देश का कानून है और हर किसी को इसका पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है तब तक इसके हिसाब से ही काम होगा। नया कानून लाने से किसी ने रोका नहीं है। कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ये लग रहा है कि अब आगे विवाद के हालात नहीं बनेंगे और फिलहाल जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन की बहाली की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि साल 2023 में इसकी बहाली हो सकती है। ओपीएस को लेकर हमेशा राजनीति भी देखने को मिली है। राजनीतिक दल इसकी बहाली को लेकर वादे भी करते हैं और वोट को हथियार के तौर पर इनका इस्तेमाल भी करते हैं। केंद्र सरकार की बहाली के बाद लगता है कि पार्टियों के सियासी दावे भी अब खत्म हो जाएंगे। पुरानी पेंशन सत्ता पाने की वो राह हो चली थी जिसे हर राजनीतिक पार्टी ने खूब इस्तेमाल किया, लेकिन यूं लगता है कि अब इस पर होने वाली सियासत थमने वाली है। केंद्र सरकार 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। 2023 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा सकता है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में नई पेंशन योजना यानी एनपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने के लिए केंद्र सरकार विकल्प तलाश रही है और वित्त मंत्रालय में इसे लेकर गुपचुप बैठक भी हो चुकी है। यानी 2023 में पुरानी पेंशन की बहाली की तैयारी जारी है और 2023 में कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। तो चुनावी दंगल और पुरानी पेंशन, इन दोनों का कोई नाता तो नहीं है, फिर भी हल्ला मचता रहता है। गुजरात चुनाव हो या फिर हिमाचल चुनाव, हर तरफ पार्टियां अपने चुनावी वादों में पुरानी पेंशन की बहाली पर सियासत करती नजर आई।
1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी और इसे बदलकर राष्ट्रीय पेंशन योजना में तब्दील कर दिया गया था। आइए दोनों के बीच का कुछ अंतर है, वो अंतर क्या कहता है आपको समझा देते हैं। बात हो रही है पुरानी पेंशन योजना की और नई पेंशन योजना की। पुरानी पेंशन योजना, इस पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं, लेकिन जो नई पेंशन योजना है वेतन से 10% यानी कि बेसिक प्लस डीए की कटौती की जाती है। जो पुरानी पेंशन योजना है, पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की भी सुविधा होती है, लेकिन नई पेंशन योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ की सुविधा नहीं है। अब पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए होता है, नई पेंशन योजना में शेयर बाजार आधारित है। बाजार की चाल क्या कहती है उसके आधार पर इसका भुगतान होता है। पुरानी पेंशन योजना में आखिरी वेतन का 50% पेंशन का हिस्सा होता है, लेकिन नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, मिलेगी या नहीं। पुरानी पेंशन योजना 6 महीने के बाद मिलने वाला जो महंगाई भत्ता है डीए यानी कि वो लागू होता है इसमें। नई पेंशन योजना में महंगाई भत्ता बाहर कर दिया जाता है, लागू नहीं होता। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी है, लेकिन नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का एक अस्थायी प्रावधान है, फिक्स नहीं है ये। पुरानी पेंशन योजना में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है, यानी कि वो पैसा फैमिली के पास जाता है। नई पेंशन योजना में फैमिली पेंशन है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर देगी। तो इन दोनों में यही एक बेसिक अंतर है और इसी को लेकर इस पर बार बार सियासत भी होती रहती है। अब कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक में एक बार फिर से बुर्के को लेकर विवाद हो चला है। बेंगलुरु के सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक बार फिर से हिजाब का जिन्न सामने आया। कॉलेज में बुर्के में डांस करने के बाद धर्म के ठेकेदार भड़क उठे। कर्नाटक के कॉलेज में एक बार फिर बुर्के का जिन्न सामने आया है, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। मामला है कर्नाटक के बेंगलुरु में सेंट जोसेफ्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, जहां बुर्का पहनकर बॉलीवुड गाने पर डांस करने पर बवाल मच गया। दरअसल सेंट जोसेफ्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छात्र संघ का कार्यक्रम चल रहा था, तभी मंच पर 4 लड़के बुर्का पहनकर पहुंच गए और सलमान खान स्टारर फिल्म दबंग 2 के गाने पर डांस करने लगे। कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर एम के मुताबिक बुर्के में डांस करने वाले सभी छात्र मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। मुस्लिम छात्रों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, धर्म के ठेकेदार भड़क गए, कॉलेज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर गए। गुस्सा बढ़ता देख आखिरकार कॉलेज प्रशासन को बुर्के में डांस करने वाले चारों छात्रों को सस्पेंड करना पड़ा। इससे पहले कर्नाटक के उडुपी में बुर्का पहनकर छात्रा को जाने से रोकने के बाद कर्नाटक चर्चा में आया था, लेकिन इस बार मुस्लिम छात्रों ने ही बुर्के का मजाक उड़ाया है। बात श्रद्धा हत्याकांड की। श्रद्धा की हत्या को अंजाम देने वाला आफताब लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है और उधर श्रद्धा के पिता ने आफताब को फांसी देने की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से इस बात की मांग की है कि लड़कियों के बालिग होने की उम्र को बढ़ाया जाए ताकि फिर कोई श्रद्धा आफताब के चंगुल में न फंसे। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझती जा रही है। आफताब ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट ने उसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। सन की आफताब की आज ही जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। उसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर से जेल भेज दिया गया। इसी बीच अब शैतान को फांसी दिए जाने की मांग भी तेज हो गई है। श्रद्धा के पिता विकास वॉकर ने मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, फिर मीडिया के सामने आकर आफताब को फांसी देने की मांग की। साथ ही श्रद्धा की हत्या में आफताब के माता पिता की भूमिका की भी जांच की मांग की। इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। नाला सोपारा पुलिस, तुड़ीन पुलिस थाने, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की, उस वजह से मुझे जो तकलीफ़ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद
आज जिंदा होती थी। बेटी को खो चुके पिता ने दूसरी बेटियों को आफताब जैसे जल्लादों से बचाने के लिए सरकार से बालिग होने की उम्र बढ़ाने की भी मांग की। जो 18 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मेरे बेटी ने मुझे मेरे घर छोड़ने से पहले जो बोला था कि मैं अभी बालिग हो गई हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस तक, तो उसके लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। उधर नार्को टेस्ट में श्रद्धा की हत्या की बात कबूल करने के बाद भी आफताब पुलिस को घुमा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आफताब के फ्लैट से जो चाकू मिला है उसे आफताब ने ही जानबूझकर रखा था ताकि पुलिस को चकमा दे सके। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। वो पुलिस को चकमा देने के लिए हर दिन नई नई कहानी बना रहा है, लेकिन पुलिस उसकी चाल को समझ चुकी है और हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है ताकि आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर महिलाओं पर टेढ़ी नजर रखने वालों का मुकम्मल इलाज होगा। सीएम योगी ने मंचलों और बदमाशों को ऐसी वार्निंग दी है जिसे सुनकर मंचले कांप उठे हैं। अब वो बहन बेटियों को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा। यूपी में अब किसी की मजाल नहीं जो सड़क चलते किसी भी बहन बेटी को छेड़ दे। और अगर कोई मंचला और बदमाश बहन बेटियों पर टेढ़ी नजर रखता भी है तो फिर बुलेट पर चलता नहीं बल्कि बुलेट खाता है। कानपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन से सीएम योगी ने एक बार फिर से बदमाशों को चेतावनी दी। कहा कि यूपी में छेड़छाड़ करने पर ठोक दिए जाओगे। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ सीएम बने, तभी से बदमाशों की शामत आ गई। कई बदमाशों के एनकाउंटर हो गए, कईयों के घरों पर बुलडोजर चल गया। योगी का खौफ इतना है कि खुद को बाहुबली कहलाने वाले कईयों ने तो यूपी तक छोड़ दिया है। सरकार बनते ही योगी ने सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, साथ ही मंचलों को एनकाउंटर का डर भी दिखाया, जिसके बाद अब महिला अपराध में अभूतपूर्व कमी देखने को मिली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2021 में महिलाओं और बच्चों दोनों के खिलाफ अपराध में 6.2% और 11.11% की कमी आई है। मंचलों और अपराधियों को सीएम योगी ने एक बार फिर से चेता दिया है, जो ये बताता है कि यूपी में अपराध करोगे तो सीधे ठोक दिए जाओगे। आज विकराल रूप ले सकता है साइक्लोन मैंडूस। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अलर्ट है। चक्रवाती तूफान मैंडूस कमजोर होकर उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को आज की मध्यरात्रि से 10 दिसंबर के शुरुआती घंटों में पार करेगा। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मैंडूस ने खतरनाक रूप ले लिया है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मैंडूस के विकराल रूप को देखते हुए आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में अलर्ट जारी किया गया है। तीनों राज्यों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। इससे काफी नुकसान भी हुआ है। तटीय इलाके में पेड़ टूट गए हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। आधी रात को चक्रवाती तूफान पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच तट से टकराएगा। इसे लेकर तमिलनाडु के 3 जिले चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम और कांचीपुरम में रेड अलर्ट जारी किया गया है।
जबकि कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मैंडूस 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मछुआरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया है। तटीय इलाके के स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। तो चक्रवाती तूफान का खतरा लगातार बना है और मैंडूस तूफान खतरनाक होता जा रहा है। तेज आंधी के साथ लगातार बारिश, जिसके बाद तटीय इलाकों में खतरा बढ़ चुका है। आइए इस तूफान के बारे में, मैंडूस चक्रवाती तूफान, इसको लेकर जानकारी यह है कि 11 दिसंबर तक का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि 11 तारीख तक एहतियात बरतनी होगी। पुडुचेरी और इसके साथ ही कराईकल में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन ये फैसला समुद्री किनारे की जितनी भी दुकानें हैं बंद कर दी गई हैं। समुद्र के किनारे किसी भी तरीके के मूवमेंट को रोक दिया गया है। समुद्र किनारे लोगों को न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही मैंडूस चक्रवाती तूफान को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं कि अगर ये तूफान ज्यादा तबाही मचाए तो उसके बाद कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इधर भारत के पड़ोसी देश मालदीव में आतंकी संगठन आईएसआईएस तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिससे भारत पर भी खतरा बढ़ रहा है। और इसी को देखते हुए मालदीव की मदद के लिए भारत ने अपने सुपर कॉप भेजे। मालदीव में आतंकी संगठन आईएसआईएस तेजी से अपनी पैठ बना रहा है, जिससे भारत पर भी खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में आईएसआईएस के 15 आतंकी पकड़े गए थे, जिनसे पूछताछ में पता चला कि ये सभी भारत के भगोड़े जाकिर नाइक की बातों से प्रेरित हैं। इसी के बाद भारत ने मालदीव की जांच एजेंसी की मदद के लिए अपने सुपर कॉप की एक टीम भेजी है, जिसमें एनआईए के जांबाज शामिल हैं। भारत में भगोड़ा घोषित होने के बाद जाकिर नाइक मालदीव में एक्टिव हो गया, जिससे उसकी बातों में फंसकर वहां के युवा आतंक की राह चुन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों से एनआईए की टीम पूछताछ करेगी और जाकिर नाइक से जुड़े सबूत जुटाएगी। जानकारी के मुताबिक मालदीव के 100 से ज्यादा युवा आईएसआईएस से जुड़ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर ड्रग्स एडिक्ट हैं। वो लोकल गैंग्स का भी हिस्सा रहे हैं, कई तो जेल भी जा चुके हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कट्टरपंथी इस्लाम को हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि अलकायदा और आईएसआईएस मालदीव पर धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं और सरकारी संस्थानों में भी उच्च पदों पर पहुंचने में भी कामयाब हो गए हैं। नशीद ने कहा कि पहले कट्टरपंथी सिस्टम में घुसते हैं और फिर हमला करते हैं, जिससे बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता। उन्होंने मालदीव सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इससे निपटने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने पिछले 5 साल में हुई हत्याओं की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था। रिपोर्ट में भी अलकायदा और आईएसआईएस का जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भी हत्याएं हुई उनमें इन्हीं दोनों संगठनों का हाथ है। ऐसे में मालदीव से जल्द आतंकी संगठनों के फैलाव को रोका नहीं गया तो हालात बहुत बुरे होंगे। इधर बास्केटबॉल स्टार के लिए अमेरिका ने मौत के सौदागर को जेल से रिहा किया। जी, अबू धाबी एयरपोर्ट पर रूस और अमेरिका में यह अदला बदली हुई है, जिसका वीडियो रूसी मीडिया ने जारी कर दिया है। अमेरिका और रूस ने एक दूसरे के नागरिकों को जेल से रिहा कर दिया है। अमेरिका ने हथियारों के डीलर विक्टर बाउट को, तो रूस ने अमेरिका की बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक मेडलिस्ट ब्रिटेनी ग्रिनर को रिहा किया। दोनों कैदियों को पहले प्राइवेट प्लेन से यूएई के अबू धाबी एयरपोर्ट लाया गया, जहां पर कैदियों की अदला बदली हुई। रूसी मीडिया ने इस अदला बदली का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों प्लेन से उतरे, उसके बाद अधिकारियों के साथ अपने अपने देश वापस लौट गए। यूएई और सऊदी ने बयान जारी कर कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मध्यस्थता की, लेकिन व्हाइट हाउस ने इससे इनकार करते हुए कहा कि यह डील रूस और अमेरिका के बीच हुई, इसमें किसी तीसरे पक्ष का दखल नहीं था। तो इस खबर के पीछे की पूरी कहानी आपको बता देते हैं, क्योंकि विक्टर बाउट की रिहाई के बदले अमेरिका सिर्फ ब्रिटेनी ग्रिनर को ही नहीं बल्कि एक पूर्व सैनिक को भी उसकी भी रिहाई चाहता है। अमेरिका ये चाहता था कि साल 2018 में जासूसी के आरोप में रूस की जेल में बंद पॉल बीनन को छोड़ा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिन 2 कैदियों की अदला बदली हुई है उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रिटेनी ग्रिनर की। ब्रिटेनी ग्रिनर अमेरिका के स्टार बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, खूब नाम कमा चुके हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट ब्रिटेनी ग्रिनर भी रह चुके हैं।
इसके साथ ही फरवरी से रूस की जेल में ब्रिटनी ग्रेनर इस वक्त बंद है, जिनकी रिहाई की कोशिशें लगातार की जा रही थी। मॉस्को एयरपोर्ट पर प्रतिबंधित ऑयल के साथ ब्रिटनी ग्रेनर को पकड़ा गया था और उसके बाद से वो रूस की जेल में बंद है। अब दूसरा शख्स अदला बदली में जो सेकंड पर्सन है, विक्टर बाउट। विक्टर बाउट को मौत का सौदागर कहा जाता है। यह है विक्टर बाउट का प्रचलित नाम। 12 साल से अमेरिका की जेल में बंद विक्टर बाउट और दुनिया भर में गैर कानूनी तरीके से अवैध हथियारों की सप्लाई विक्टर बाउट की तरफ से की जाती थी और इन्हीं दोनों की अदला बदली की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई जो अभी अभी आपने देखी। कई फिल्मों में हमने एलियंस को देखा है। हर फिल्म में एलियंस को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, किसी में मानव सभ्यता के लिए खतरा तो किसी में दोस्त के तौर पर। लेकिन अगर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो हमें 2023 में पता चल जाएगा कि एलियंस कैसे होते हैं और कैसे दिखते हैं। फेमस फ्यूचर टेलर बाबा वेंगा ने 2023 को लेकर कुछ भविष्यवाणियां की हैं। अगर वो सच साबित हुई तो मानव सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकता है। बुल्गारिया में जन्मी बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं और उन्होंने 2023 को लेकर जो भविष्यवाणी की है वो डराने वाली है। बाबा वेंगा के मुताबिक 2023 में एलियंस धरती पर आएंगे। इसके अलावा सौर तूफान और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी बातें उनकी भविष्यवाणी में शामिल हैं। बाबा वेंगा की सबसे डराने वाली भविष्यवाणी एलियंस को लेकर है। उनके मुताबिक 2023 में एलियंस धरती पर आ सकते हैं। ऐसा होने पर दुनिया अंधेरे में ढक सकती है। बाबा वेंगा के दावे के मुताबिक एलियंस के पृथ्वी पर आने पर लाखों लोग मारे जाएंगे। इसके अलावा बाबा वेंगा ने कई और खतरनाक भविष्यवाणियां की हैं। इनके मुताबिक 2023 में भयंकर सौर तूफान आ सकता है। ये तूफान धरती पर तबाही मचा सकता है। 2023 में एटॉमिक विस्फोट होने का भी खतरा है। इन भविष्यवाणियों के अलावा बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि साल 2023 में प्रयोगशालाओं में बच्चे विकसित किए जाएंगे। ये बच्चे ऐसे होंगे जिनके रंग से लेकर उनकी योग्यताएं तक माता पिता तय कर सकेंगे। बाबा वेंगा का जन्म 1911 में बुल्गालियार में हुआ था और उनकी मृत्यु 1996 में हुई थी। कम उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बाद उन्होंने कई सदियों तक की भविष्यवाणी की। 2022 तक की गई उनकी 80% भविष्यवाणियां सच साबित हुई। ऐसे में 2023 के लिए की गई भविष्यवाणियों के भी 80% सच साबित होने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद विदेशी मीडिया में हलचल तेज हो चली है। कई देशों ने बीजेपी की इसी जीत को सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला बताया, तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया में डर छाया है। पाकिस्तानी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान का क्या होगा, वेयर विल बी पाकिस्तान। मोदी की जीत पर पाकिस्तान का बेचैनी गीत। पूरी दुनिया हुई पीएम मोदी की बुरी। गुजरात में मोदी मोदी। विदेशी मीडिया अपना आपा खो दी। विदेशी मीडिया ने आपा खो दी। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत हुई। 86% सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। पीएम मोदी के मैजिक के आगे कांग्रेस पूरी तरह फेल हो गई। आलम यह है कि नेता प्रतिपक्ष के लायक भी कांग्रेस सीट नहीं ला सकी। बीजेपी की रिकॉर्ड जीत पर विदेशी मीडिया में खूब चर्चे हो रहे हैं। विदेशी मीडिया ने गुजरात जीत को काफी तवज्जो दी और पीएम मोदी के पक्ष में जमकर कसीदे गढ़े। 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी और उसके बाद ये पहली बार है कि किसी पार्टी ने 150 का आंकड़ा पार किया। 156 सीटें जीतने पर द स्टेट्स टाइम्स ऑफ सिंगापुर, निक्केई एशिया, अल जजीरा, इंडिपेंडेंट, एबीसी न्यूज जैसी विदेशी मीडिया संस्थानों ने बीजेपी की जीत की तस्वीर शेयर की है। ब्रिटिश न्यूज पोर्टल द गार्जियन ने लिखा है, गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले पार्टी की मजबूत लोकप्रियता का संकेत है। वहीं एक देश और है जो गुजरात में बीजेपी की भयंकर जीत को देखकर भयंकर टेंशन में आ गया है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की जीत का शोर पाकिस्तान में कहर बनकर टूटा है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब मोदी 2024 में एक बार फिर आने वाले हैं और तब पाकिस्तान का क्या होगा। हमारा क्या वे फॉरवर्ड है, हमने किधर जाना है भाई। और अब ये देखिए कि इंडिया के अंदर तो देखिए नरेंद्र मोदी तो आ गए पावर में और उन्होंने 2024 भी कर लेना, ठीक है जी। लेकिन ये इमेजिन, ये याद रखिएगा कि वो
अगर वो इतनी बड़ी तादाद से दोबारा पावर में आते हैं तो वेयर विल बी पाकिस्तान? पाकिस्तान किधर होगा? 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने न केवल ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि कई और क्षेत्रों में बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाए। 1,92,000 के अंतर से भूपेंद्र पटेल जीते। जीत का सबसे बड़ा अंतर घाटलोडिया में रहा। 102 सीटों पर 50% का वोट शेयर रहा। 3 सीटों पर 80% रहा वोट शेयर। कुल मिलाकर कहा जाए तो गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की चर्चा हर ओर हो रही है। देश से लेकर विदेश तक हर तरफ पीएम मोदी की शान में कसीदे गढ़े जा रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान को डर सता रहा है, जो अब खुलकर नजर भी आने लगा है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और आखिरी वनडे कल चटगांव में खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले 2 मैच हारकर सीरीज पहले ही गंवा चुकी है और अब उसके सामने चुनौती आखिरी मुकाबला जीतकर साख बचाने की है। हालांकि कैप्टन रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में यह भी आसान नहीं लगता। बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में होने वाले मैच में टीम इंडिया के सामने कई चुनौतियां हैं। कप्तान रोहित शर्मा, दीपक चाहर और कुलदीप सेन जैसे खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी पहले से ही सीरीज से बाहर हैं। ऐसे में तीसरे वनडे में भारतीय टीम के लिए सही प्लेइंग 11 चुनना काफी मुश्किल होगा। हालांकि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को भारतीय टीम में शामिल किए जाने से गेंदबाजी को एक नई ताकत जरूर मिलेगी। कुलदीप ने 2017 में अपना वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 72 मैचों में 118 विकेट झटके हैं। कुलदीप को तेज गेंदबाज दीपक चाहर की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। वहीं चोटिल कप्तान रोहित शर्मा के बाहर होने के बाद केएल राहुल को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है। ईशान किशन को रोहित की जगह मौका मिल सकता है और वो शिखर के साथ सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत को दूसरे वनडे में 5 रन से हार का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 69 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद मेहदी हसन के नाबाद 100 रन और महमूदुल्लाह की 77 रन की पारी की मदद से टीम का स्कोर 271 तक पहुंच गया था। जवाब में भारत का टॉप ऑर्डर नहीं चल पाया और श्रेयस अय्यर के 82 रन, अक्षर पटेल के 56 रन और कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी 51 रन की पारी के बावजूद भारत 5 रन से मैच हारकर सीरीज गंवा बैठा।